डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा नहीं है, पंखे बंद ना कर दें। व्हाट यू से? ओके, जरा बोल कर आ जाओ। सही। अच्छा सर, लास्ट सेशन में हम लोगों ने ईपीएस वाला स्टैंडर्ड स्टार्ट किया था, दैट इज आईएएस स्टडी 3। सर उसमें वी हैड अ डिस्कशन ऑन कि सर अर्निंग पर शेयर है क्या। मैं एक दफा स्क्रीन भी तुम लोग से शेयर कर देता हूँ। सर लास्ट सेशन में हमने देखा था कि भाई आईएएस स्टडी 3 जो है व्हाट इट इज अबाउट। तो हमने देखा कि सर इट्स अ रेशियो बेस्ड स्टैंडर्ड और डिस्क्लोजर बेस्ड स्टैंडर्ड। फिर हमने देखा कि सर ईपीएस जो है इसका ये रेशियो जो है ये यूजर के लिए, दैट इज इन्वेस्टर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर हमने देखा कि सर अर्निंग पर शेयर जो है इसका फॉर्मूला क्या है, अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो उस पर हमने देखा कि भाई अर्निंग्स क्या होंगी, ये कौन सी अर्निंग्स होंगी। तो इस पर हमने पढ़ा कि सर ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा या प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स होगा। फिर हमने देखा कि सर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स या ऑर्डिनरी शेयर्स अगर होते हैं तो भाई ओके सही है, तो वेंटिलेशन के लिए हम ये खोल सकते हैं। सर सिमिलरली हमने बात की कि सर टाइप्स ऑफ शेयर्स कितने किस्म के होते हैं या टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स कितने होते हैं। तो वी हैड अ डिस्कशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स, वन इज ऑर्डिनरी शेयर्स या ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स एंड अदर इज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अच्छा सर हमने बात की कि देखो ऑर्डिनरी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स से पहले जरूरी है कि हम ये समझ लें कि सर कोई भी फाइनेंसिंग अगर बैंक को या कंपनी को मिल रही है तो वो इक्विटी कहलाएगी या लायबिलिटी कहलाएगी। तो उस पर हमने देखा कि सर यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, अगर तो उस फाइनेंसिंग को दोबारा रीपे करना है, मतलब रिडीम करना है, तो आप कहोगे वो फाइनेंसिंग लायबिलिटी है। और अगर उस फाइनेंसिंग को रिडीम नहीं करना, इरिडीमेबल है, तो आप कहोगे इक्विटी है। सर रिडीमेबल या इरिडीमेबल मतलब लायबिलिटी या इक्विटी होने का क्या जो है इम्पैक्ट पड़ता है। दरवाजा खोल के कुर्सी लगा दो। क्या इम्पैक्ट पड़ता है सर, हमने बात की कि जो इक्विटी फाइनेंसिंग है उसके ऊपर जो आप रिटर्न देते हो वो कहलाता है डिविडेंड, और वो पीएनएल से नहीं, वो रिटेन अर्निंग से राउट होता है। इसके बरक्स जो लायबिलिटी पर आप रिटर्न देते हो वो कहलाता है इंटरेस्ट, और वो पीएनएल से मतलब एक्सपेंस के नाम पे चार्ज होता है। सही है सर। फिर हमने बात की कि देखो ऑर्डिनरी शेयर्स वो हमेशा इरिडीमेबल होंगे, अलबत्ता प्रेफरेंस शेयर जो हैं वो रिडीमेबल भी हो सकते हैं और इरिडीमेबल भी हो सकते हैं। तो हमने बात की कि सर वो प्रेफरेंस शेयर जो इरिडीमेबल हो वो इक्विटी कहलाते हैं, और वो प्रेफरेंस शेयर जो रिडीमेबल हो वो लायबिलिटी कहलाते हैं। फिर हमने बात की कि सर ईपीएस के सवाल में जब भी आपको अर्निंग्स निकालने के लिए कहा जाए कि ईपीएस वाली अर्निंग्स क्या होंगी, तो ये तो बड़ी आसान सी चीज है कि आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स ले लिया। व्हाट इफ सर प्रेफरेंस शेयर भी सवाल में दिए हैं। तो हमने बात की थी कि अगर प्रेफरेंस शेयर सवाल में हो तो आपने देखना होगा कि वो रिडीमेबल है या इरिडीमेबल। अगर तो रिडीमेबल है तो इग्नोर कर दो, मगर अगर इरिडीमेबल है तो उसके ऊपर जो डिविडेंड होगा वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से एक्सक्लूड होगा। क्यों? क्योंकि हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। फिर हमने आगे बढ़े और हमने बात की कि अच्छा सर रिडीमेबल और इरिडीमेबल के साथ साथ एक और टाइप होती है प्रेफरेंस शेयर की, वो है क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। With respect to dividend distribution, there are two types. Cumulative preference shares are those shares जिसका डिविडेंड अगर किसी साल में नहीं दिया तो वो क्यूमुलेट होगा। इरिडीमेबल वो प्रेफरेंस शेयर, क्यूमुलेट नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो अगर किसी साल में डिविडेंड नहीं दिया तो अगले साल में क्यूमुलेट नहीं होगा।
तो सर ईपीएस के ऊपर क्यूमुलेटिव या नॉन क्यूमुलेटिव होने का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? हमने पढ़ा था सर अगर क्यूमुलेटिव होगा तो वो अनाउंस हो या ना हो किसी साल में डिविडेंड उस क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर पे आपने ईपीएस में उसको अकाउंट फॉर करना ही करना है। मगर अगर नॉन क्यूमुलेटिव है तो अगर अनाउंस हो, अगर तो अनाउंस हो तो अकाउंट फॉर करना है, वरना अकाउंट फॉर नहीं करना। फिर हम आगे बढ़े और हमने बात की कि अच्छा सर ईपीएस के अंदर जो डिनोमिनेटर जो होता है उसको तो हमने देख लिया। ओ आई एम सॉरी, न्यूमिनेटर। ईपीएस का मतलब है अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अब सर सवाल ये पैदा होता है नंबर ऑफ शेयर्स के हवाले से हम क्या करेंगे, ये नंबर ऑफ शेयर्स कौन से होता है? तो सर हमने पढ़ा कि ये जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं ये ऑर्डिनरी शेयर्स की बात हो रही है। फिर हमने पढ़ा कि अच्छा सर अगर लेट्स से हमने साल के शुरू में भी कुछ शेयर्स हैं हमारे पास, साल के बीच में भी कुछ इशू किए, 9वें महीने में भी किए, छठे महीने में भी किए, तो हम क्या सबको एक ही तरह से हम लोग लेंगे, सबको एक साथ प्लस कर देंगे? नहीं। तो हमने पढ़ा कि इसको टाइम बेसिस के ऊपर प्रोरेट करोगे, वेट दोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने शेयर्स इशू किए हैं साल के शुरू में 10,000, तो आप इसको वेट दोगे 12/12 का। अगर से आपने जो है बीच में 10,000 शेयर्स और इशू कर दिए से मार्च में, तो आप इसको वेट दोगे 10/12 का। और अगर आपने लेट से दिसंबर में कोई शेयर्स इशू किए तो आप उसको वेट दोगे 1/12 का। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइम इन दैट स्पेसिफिक पीरियड आप उसको वेट दोगे। मानते हो या नहीं मानते? कोई दिमागी कीड़े, कोई दिमागी फतूर? अब क्विकली एक सवाल करते हैं इसके ऊपर फिर, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है, हमारा ईमान पक्का हो जाए। ये हैंड आउट ऑलरेडी शेयर्ड है, मैं क्वेश्चन तुम लोगों को जल्दी से दिखा देता हूँ। मैं चाहूंगा सब इसको अटेम्प्ट करें। बोलो बच्चा। सॉरी, पंखा चला देता हूँ, मैं चला देता हूँ। सर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ट्रंक एंड कंपनी, प्लीज जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, शाबाश। मुझे ईपीएस निकाल के दो। ट्रंक एंड कंपनी मुझे ईपीएस निकाल के दो जल्दी से। ट्रंक एंड कंपनी मुझे ईपीएस निकाल के दो जल्दी से, ईपीएस निकाल के दो प्लीज। जल्दी से ईपीएस निकाल के दो मुझे, शाबाश। जल्दी से ईपीएस निकाल के दो, शाबाश। जल्दी से ईपीएस निकाल के दो।
अच्छा जी, मैं करवा दूं? सर मैं करवाता हूँ। Trunks and Company, a listed company, has a financial year ending 30th September. अच्छा सर, ईयर एंड जो है वो है 30 सितंबर। मैं चाहूंगा इधर मुतवज्जे हो जाएं। रिक्वायरमेंट है हमें बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करनी है। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना मैं जरा इधर ले लेता हूं। अच्छा सर, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ सॉल्व करवा देता हूँ, मेरे साथ रहेंगे। आपको क्या चाहिए सर? ईपीएस अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स के लिए वर्किंग वन कर लेता हूँ। अर्निंग्स कितनी है? सर बोलता है ईयर एंड जो है वो है 2000। अच्छा, एक चीज याद रखो, अब तुम लोग बड़े हो गए हो तो मैं तुम लोगों को बताऊं कि सर आप जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो ना तो 2 सालों की बनाते हो, पिछला साल और करंट ईयर, ताकि कंपैरिजन आप कर सको। स्टैंडर्ड बोलता है कि आप अगर करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो तो उसके साथ एक और कॉलम खोल के पिछले साल की भी इंफॉर्मेशन देना। मतलब आप क्या करते हो, जब भी पीएनएल बनाओगे, जब भी बैलेंस शीट बनाओगे तो आपने 2 सालों की बनानी है, पिछला साल और करंट ईयर। अगर आपका ईयर एंड 2012 तो आप 2012 और 2011 दोनों की बनाओगे। अगर आपका ईयर एंड है 2010 तो आप 2010 और 2009 दोनों की बनाओगे, ताकि यूजर कंपेयर कर सके। तो अब के बाद आप जितने भी क्वेश्चन देखोगे तो उसके अंदर ये बोलेगा कि कंपेरेटिव्स भी बनाओ। तो कंपेरेटिव का मतलब क्या है? पिछला साल। अगर ईयर एंड है 2016 तो कंपेरेटिव क्या होगा? 2015। ईयर एंड है 2005 तो कंपेरेटिव क्या होगा? 2003 या 4। बोलता है कैलकुलेट बेसिक ईपीएस फॉर द ईयर एंडेड 30 दिसंबर 2016 और 2015 के लिए हमें ईपीएस कैलकुलेट करना है। बोलता है 1 अक्टूबर 2015 को। अच्छा, अगर मैं बोलता हूँ मेरा साल जो है वो शुरू हो रहा, ये एंड हो रहा है 30 सितंबर को, तो स्टार्ट कब से हो रहा होगा? 1 अक्टूबर से। बोलता है 1 अक्टूबर को मेरे पास जो 47,000 शेयर्स थे, ओके, 1 मार्च को हमने 28,000 शेयर्स और इशू किए हैं, और फिर 1 जुलाई को हमने 5,000 शेयर्स और इशू किए हैं। टोटल अर्निंग्स जो 2016 की थी वो थी 2.5 मिलियन और 2015 की थी 1.5 मिलियन। अब हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है, तो इसके लिए मैं वर्किंग कर लेता हूँ। वेंस का मतलब है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। वेंस का मतलब क्या है? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा सर, अगर तुम एक बात नोट करो तो मैंने सारे के सारे शेयर जो हैं वो 2016 में इशू किए हैं। इसका मतलब है 2015 के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो मैं क्या अज्यूम करूंगा? जो 2016 का ओपनिंग था वही 2015 में था। तो 2015 में मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 47,000। एक काम करता हूं, मैं इधर 2016 की बेंच निकाल लेता हूं। इधर आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स, इधर आ जाएगी टाइमिंग बेंच, और इधर आ जाएगी डेट। मुझे बताओ 1 अक्टूबर को आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 47,000। सर 2016 में पूरे 12 महीनों के लिए थे, तो कितना आ गया? फिर आपने शेयर्स इश्यू किए 1 मार्च को। 1 मार्च का मतलब क्या है? 2016 में कितने महीने? 7 महीने। सर कितने इश्यू किए?
7 महीनों के लिए मार्च से लेकर सितंबर तक 7/12 कितना आ रहा है? 16,333। फिर आपने इशू किए 1 जुलाई को, कितने? 5,000 कितने महीनों के लिए? जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीनों के लिए कितना आ रहा है? 1250। तो 2016 के बैंक्स कितने हैं? 64,583। तो सर 2016 का अगर मुझे वेटेड एवरेज चाहिए हो तो 64,583, और 2015 का कितना है? 47,000। तो मुझे आप लोग बताते हो 2016 का ईपीएस कितना है? 38.7। और 2015 का कितना है? 31.9। मानते हो या नहीं मानते? इसी तस्वीर लेके ग्रुप पे भेज दो। कोई सवाल, कोई कीड़े, कोई फतूर, मुझसे बात करो। आगे बढ़े, आगे बढ़े। ऑनलाइन वाले बच्चों, कोई कीड़े, कोई फतूर? चलो सर, तस्वीर ले ली। ऑनलाइन वाले बच्चों, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आप लोग भी तस्वीर जो है वो लेके। सर अब हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं बोनस का। अब हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं बोनस का, बोनस इशू। सर बोनस इज नथिंग बट जस्ट अ डिविडेंड। बोनस कंपनी जो है, याद रखो, जब भी ओनर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी में, दे एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ रिटर्न। अब कंपनी रिटर्न किस फॉर्म में देती है? डिविडेंड की फॉर्म में। अब डिविडेंड जो है वो दो किस्म के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, तुम लोगों ने मारफानी लिमिटेड के अंदर इन्वेस्टमेंट की, अब तुम लोग डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे होगे। अब मारफानी लिमिटेड दो तरीकों से तुम्हें डिविडेंड दे सकती है। या तो मारफानी लिमिटेड कैश की फॉर्म में कही, लो भाई जितने शेयर थे हर शेयर के बदले 10 रुपया, वो कहलाएगा कैश डिविडेंड। बाज़ मारफानी लिमिटेड क्या करती है कि वो तुम्हें कैश में देने की बजाय तुम्हें फ्री में और शेयर दे देती है। फॉर एग्जाम्पल, तला के पास 1 लाख शेयर से मारफानी लिमिटेड के, तला को मारफानी लिमिटेड ने बोला तुम्हें 100% बोनस दे रहे हैं। इसका मतलब है हर एक के बदले एक। 200% का मतलब है हर एक के बदले दो। 50% का मतलब है हर एक के बदले आधा। यानी अगर तला के पास 1 शेयर है तो इसको एक के बदले आधा शेयर इशू होगा, तो मतलब इसके पास कितने शेयर हो जाएंगे? डेढ़। डेढ़ हो जाएगा, एक और आधा। अगर मारफानी लिमिटेड बोलती है कि भाई 25% बोनस आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब है एक के बदले पाओ। अगर मारफानी लिमिटेड बोलती है कि भाई 10% बोनस मिल रहा है, इसका मतलब है हर एक के बदले 0.1। अगर मारफानी लिमिटेड बोलती है 400% बोनस इश्यू हो रहा है, इसका मतलब है एक के बदले 4। तो सर बोनस इश्यू के अंदर शेयर होल्डर्स को शेयर्स इश्यू होते हैं विदाउट रिसीविंग एनी अमाउंट फ्रॉम देम। यानी मैं तलाक को बोनस दूंगा तो मैं तलाक को बोलूंगा देख तेरे को पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये भी इसके लिए फायदा है कि अगर तो ये मार्केट से जाके खरीदता तो इसको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, मैं इसको फ्री में बोनस इशू कर रहा हूँ। मानते हो या नहीं मानते? तो तलाक को क्या फायदा होगा? तलाक को भाई लेट से इसके पास 1 शेयर था 10 रुपए का, दूसरा शेयर इसको फ्री में मिल रहा है, तो एवरेज कॉस्ट जो हो गई वो अब 10 रुपए से कितनी हो गई? 5 रुपया। भाई 1 शेयर 10 का था और 1 शेयर अब इसको फ्री में मिल रहा है, तो इफेक्टिवली 10 रुपए के 2 शेयर हो गए, तो एक की कॉस्ट कितनी हो गई? 5। अब ये मार्केट में जाके बेचेगा तो इसको गेन ज्यादा होगा। पहले 10 रुपए की एक चीज बेचता था 12 में, तो कितने का गेन होता था? 2 का। अब वही 10 रुपए की चीज 5 की हो गई है। क्यों? क्योंकि अमाउंट, या तो ऐसे समझो एक 10 का था और एक फ्री में था, मैंने दोनों को मिला दिया। भाई जब 10 रुपए का एक था, अब एक और मिल रहा है, इस्मा एक और मिल रहा है, तो 10 रुपए के 2 हो गए, तो इफेक्टिवली कॉस्ट कितनी हो गई? 5 रुपया पर शेयर। अब वो 12 में बेचेगा तो इसको गेन 2 रुपए का नहीं होगा, अब 7 रुपए का होगा। तो इसको इस तरीके से फायदा होता है कैपिटल गेन की फॉर्म में। तो आपको पता चला कि बोनस जब कंपनी इशू करती है तो बोनस से शेयर होल्डर को क्या फायदा होता है? कैपिटल गेन की फॉर्म में। और कंपनी को क्या फायदा होता है? कंपनी को कैश नहीं देना पड़ता बोनस को। अच्छा,
सर जरा एंट्रीज देख लेते हैं कि अगर कंपनी कैश में डिविडेंड दे रही है तो क्या एंट्री पास करेगी, और अगर कंपनी बोनस के नाम पर या स्टॉक के नाम पर या स्पेशी के नाम पे डिविडेंड दे रही है तो क्या एंट्री पास करेगी। अगर तो कंपनी कैश की फॉर्म में डिविडेंड देती है तो जब कंपनी अनाउंस करेगी उस वक्त डिविडेंड पेएबल रिटेन अर्निंग डेबिट करेगी। याद रखो, दो बातें याद रखो, डिविडेंड हमेशा रिटेन अर्निंग से दिया जाता है। लिख लो अपने पास, मंजन भाई मारफानी, मंजन भाई मारफानी लिख लो भाई। मंजन भाई मारफानी लिख लो, dividend shall be given out of dividend shall always be given out of retained earnings। हाँ बता, मंजन भाई मारफानी या नोट भाई मारफानी, bonus shall always be given out of retained earnings। ऑर्डिनरी बता रहा हूं। सर ये इंपॉर्टेंट नोट कॉपी कर लो जल्दी से, इसकी तस्वीर लेके ग्रुप पे भी डाल दो। सर डिविडेंड जो है वो हमेशा रिटेन अर्निंग से दिया जाएगा। हाँ एक दो एक्सेप्शन है वो बता दूं। और जो डिविडेंड का रेट है वो किस पर अप्लाई होगा, वो शेयर कैपिटल पे अप्लाई होगा। आगे बढ़े। रेफर क्लास लेक्चर, इंशाल्लाह ये हम पढ़ेंगे। आगे बढ़े। अच्छा सर, अब जरा एंट्रीज देख लेते हैं कि सर एंट्रीज क्या पास है। सर सबसे पहले कैश डिविडेंड, अगर कंपनी ने कैश डिविडेंड दिया है तो याद रखो पहले अनाउंसमेंट होती है उसके बाद पेमेंट होती है। अगर कंपनी लॉ तुमने पढ़ा है तो तुम्हें याद होगा कि विद इन 30 डेज पे करना होगा। तो ऐसा नहीं है कि अनाउंस हुआ कंपनी ने सब नतीजे बन के आ गए शेयर होल्डर दो दो पैसे दो, ऐसा नहीं होता भाई। पहले अनाउंस होता है, फिर 30 दिन का टाइम होता है और 30 दिनों के अंदर फिर कंपनी क्रेडिट करती है। तो जब अनाउंस हुआ उस दिन कंपनी एंट्री क्या पास करेगी, रिटेन अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, क्योंकि अभी पे नहीं हुआ। और जब पे कर देगी तो डिविडेंड पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। इसी तरीके से बोनस के केस के अंदर रिटेन अर्निंग तो डेबिट होती है मगर क्रेडिट क्या होता है, शेयर कैपिटल। क्यों, क्योंकि कंपनी के शेयर्स बढ़ रहे हैं। सर कंपनी को क्या फायदा होता है, कंपनी को बगैर पैसे, एक तरीके से कंपनी को जो है कुछ फॉर्मेलिटीज पूरे किए बगैर उसके शेयर होल्डर जो है वो खामोश हो जाते हैं, शेयर होल्डर सेटिस्फाई हो जाते हैं और कंपनी का कोई आउटफ्लो भी नहीं होता और कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ जाता है। अगर लेट्स से कंपनी के पास, कंपनी ने इशू किए हुए थे 10 शेयर, बोनस के नाम पे 10 और इशू कर दिए, तो कंपनी को क्या फायदा हुआ, कंपनी का जो है शेयर कैपिटल 10 की जगह 20 हो गया और कंपनी का कोई आउटफ्लो भी नहीं हुआ। वरना तो डिविडेंड के नाम पे पैसे देने पड़ते कंपनी को। हाँ बोनस भी आउट ऑफ, यही वजह है
कि बोनस को दूसरी जबान में कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं। आईकेएफ में सवाल आया है कौन से डिविडेंड को कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं, बोनस को। क्यों? क्योंकि उस केस के अंदर प्रॉफिट कैपिटलाइज हो रहा होता है। तुम देख सकते हो ये क्या हो रहा है, रिटेन अर्निंग कम होके कहां जा रही है, कैपिटल में। रिटेन अर्निंग कम हो गई, कैपिटल बढ़ गया बोनस की वजह से। इसमें क्लियर है बच्चा? हाँ, जल्दी कॉपी कर लो। कंपनी क्यों ऐसा करती है? जब कंपनी के पास इतना कैश नहीं, या और भी वजूहत हो सकती है। कॉपी करो जल्दी जल्दी, बहुत आगे। आज हमें ज्यादा पढ़ेंगे, आज हम बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी करो, शाबाश। आज हम सबसे ज्यादा पढ़ेंगे, देखना। कॉपी कर लिया, आगे बढ़े। सोल डिस्क्रिशन है, डिविडेंड देना कंपनी की सोल डिस्क्रिशन। अब वो कैश दे रही है, बोनस दे रही है, वो भी उसकी डिस्क्रिशन है। शेयर होल्डर्स कांट फोर्स द कंपनी। बेच दो मार्केट में जाके। आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो इसकी तस्वीर भी डाल देना। अच्छा सर, अब एक बात बताओ, एक बात बताओ। दो कंपनी, ये बड़ी मजे की चीज है। आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी वेरी फोकस हियर। ये समझ लिया ना तो आगे की सारी चीजें तुम्हें बड़ी अच्छे से समझ में आती है। दो कंपनी है, कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए की अर्निंग है 100 रुपया और नंबर ऑफ शेयर्स है 10। ईपीएस कितनी है बोलो ना, 10। एक और एक कंपनी, उसने भी 100 रुपए कमाए। अब उसने क्या किया, उसके नंबर ऑफ शेयर्स थे 10, उसने बोनस के नाम पे 10 और इशू किए, तो उसका नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, तो ईपीएस कितना हो गया। अच्छा मुझे ये बताओ, जब तुम बोलते हो कि कंपनी ए के पास 10 शेयर्स थे, तो इसका मतलब है उसके पास 10 शेयर्स के एवज पैसा था, तो उसने पैसा लगाया और पैसे, उस पैसे से क्या किया, अर्निंग की। तुम मुझे बताओ बोनस की वजह से कंपनी को कुछ पैसा मिलता है? बोनस की वजह से कंपनी को कुछ पैसा मिलता है? नहीं मिलता। बोनस की वजह से कंपनी के पास कैश आता ही नहीं। एंट्री देख लो ना भाई, रिटेन अर्निंग, डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, आता तो नहीं है ना, कोई अलग से तो एडिशनल नहीं आता ना। बोनस की वजह से कंपनी के पास कोई पैसा नहीं आता। हाँ, तो अगर तो कोई मुझे बोले, जरा समझो कि हसन मारवानी मैंने 100 रुपए दिए, या हसन मारवानी तुमने तुमने 10 शेयर्स तुम्हें मिले, तुमने 100 रुपए कमाए, तो तुमने 10 रुपया पर शेयर अर्निंग की। अब मुझे कोई बोले कि हसन मारफानी 10 शेयर्स और बढ़ा लो मगर तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, तो मैं क्या बोलूंगा, तो नंबर ऑफ शेयर्स तो 20 हो जाएंगे मगर मेरी अर्निंग 100 से ज्यादा नहीं बढ़ेंगी। अगर तुम चाहते हो अर्निंग बढ़ाना तो मुझे पैसा भी दो। इसका मतलब ये है कि बोनस की वजह से इफेक्टिवली कंपनी की वेल्थ में कोई इजाफा नहीं हो रहा। अगर तुम देखो कंपनी ए और कंपनी बी दोनों ने बराबर परफॉर्म किया है, ये सिर्फ बोनस की वजह से जो है कंपनी बी की परफॉर्मेंस अंडर स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि भाई देखो ये जो बोनस है ना, बोनस ये नॉन वैल्यू आइटम है, ये नो वैल्यू आइटम है, तो इसका इम्पैक्ट निकालो, निकालो ताकि यूजर को कंपैरिजन करने में आसानी हो जाए। ये एग्जांपल समझ में आ गई है तो सही है, वरना एक और एग्जांपल देखो, मारफानी एंड कंपनी, ये समझ में आएगी। मारफानी एंड कंपनी ने से ईयर 1 में शेयर्स इशू किए हुए थे, लेट्स से 100 शेयर्स। सुनना सुनना सुनना, जो जो बता रहा हूँ वैसे समझोगे तो समझ में आएगा, यहाँ फिजिकल आने के तुम्हें फवाइद नजर आएंगे। सुनो, लेट्स से थोड़ी देर के लिए इस फिगर को छोड़ दो, इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। हम्म,
थोड़ी देर के लिए इस फिगर को मैं डिलीट कर देता हूं, सही है? बोलो ना। ईयर 1 में मारफानी एंड कंपनी ने अर्न किया 1000 रुपए और नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू थे 100, तो ईपीएस कितनी आ रही थी? अब ईयर 2 में मारफानी एंड कंपनी ने क्या किया, 1000 रुपए की अर्निंग्स की, नंबर ऑफ शेयर्स भी 100 थे, मारफानी एंड कंपनी ने 100% बोनस इशू किया। इसका मतलब ये है 100 के जो नंबर ऑफ शेयर्स थे, अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? अब अगर तुम 1000 को डिवाइडेड बाय 200 करो तो अर्निंग्स कितनी आती है? ईपीएस 5। मुझे बताओ क्या मारफानी एंड कंपनी ने ईयर 2 में बुरा परफॉर्म किया? नो, ये तो सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स की वजह से उसकी ईपीएस कम हो रही है। तो स्टैंडर्ड बोलता है ये तो यूजर के लिए देखते ही यूजर पागल हो जाएगा कि भाई ईयर 1 में इतना अच्छा परफॉर्म, ईयर 2 में 5 रुपए कमा रहा है, ऑलमोस्ट बाय 50%। हालांकि कंपनी ने, तुम देखो तो कंपनी ने तो सेम ही परफॉर्म किया है, क्योंकि इसके पास इफेक्टिवली 100 रुपए के ही पैसे थे, 100 नंबर ऑफ शेयर्स के एवज ही पैसे थे, बोनस के एवज तो उसको पैसे कुछ मिले ही नहीं है। बता रहा हूं, बोनस का इंपैक्ट ये होता है कि आपका जो प्रॉफिट है ना वो कम होके शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है, आपकी बॉटम लाइन सेम रहती है, क्योंकि प्रॉफिट भी इक्विटी का हिस्सा होता है। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि जब भी बोनस हो तो तुम इसको अज्यूम करो, इसके इंपैक्ट को नलिफाई करो। ये जो 100 नंबर ऑफ शेयर्स बोनस के नाम पे दिए, इसके इंपैक्ट को नलिफाई करो। नलिफाई दो तरीकों से कर सकते थे, या तो हम इस साल का जो भी बोनस इशू किया उसका इंपैक्ट भी ना लेते, नलिफाई हो जाता। मगर स्टैंडर्ड बोलता अगर इंपैक्ट ना लेते तो फिर तो पता ही नहीं चलता कि कभी बोनस लिया है। तुम एक काम करो, तुम अज्यूम करो कि ये बोनस एज इफ हमेशा से थे, मतलब तुम पिछले साल वाले को भी रीस्टेट कर दो ताकि पिछले वाला जो घोड़ा था वो भी गधा बन जाए। गधे को गधे से कंपेयर कर लो, अरे भाई ईयर 1 में घोड़ा था ना, ईयर 2 में गधा बन गया, तो स्टैंडर्ड बोलता है पिछले साल वाले को भी गधा बना दो। मतलब तुम क्या करो कि तुम बोनस का इंपैक्ट जो है वो पिछले साल में भी ले लो। तो मुझे बताओ अगर मैं पिछले साल में भी लेता हूं तो मैं क्या करूंगा? मैं इधर भी 100 का बोनस बढ़ा दूंगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो इस साल बोनस के नाम पे ऐड किया था वो पिछले साल भी ऐड कर दिया। तो जल्दी से बताओ अब मेरी जो रिवाइज पिछले साल की ईपीएस है वो क्या हो जाएगी? 5। और आप स्टैंडर्ड ने बोला कि जब आप पिछला साल दिखाओगे कंपैरेटिव्स के अंदर तो उसके आगे रीस्टेटेड लिख देना बस। तो बोनस के केस में हमने दो बातें सीखी कि सर जब भी बोनस इशू हो तो आपने बोनस को ऐसे ट्रीट करना है एज इफ वो हमेशा से इन इशू है। उससे होगा क्या, जो आपका जो बोनस का इंपैक्ट है वो नलिफाई हो जाएगा। सर वो हम कैसे करेंगे? आप पिछले साल में भी जितना इस साल बोनस किया है पिछले साल में भी बोनस को ऐड कर दो इतने से, तो इंपैक्ट नलिफाई हो जाएगा। सर थोड़ा सा गाढ़ा कॉन्सेप्ट है, एक दो और एग्जांपल करें, एक दो और एग्जांपल करते हैं। आओ एग्जांपल 2, लेट्स से ईयर 1 में मारफानी एंड कंपनी की 50,000, हाँ पहले एग्जांपल कर लो फिर सवाल। ईयर 2 में मारफानी एंड कंपनी, ईयर 1 में मारफानी एंड कंपनी ने 50,000 रुपए कमाए। बोनस जो नॉर्मल शेयर्स थे वो थे 2000, 50,000 को डिवाइडेड बाई 2000 करो, ईपीएस कितना आ रहा था? बोलो ना। ईयर 2 में भी 50,000 ही कमाए, नंबर ऑफ शेयर्स 2000 थे और हमने इश्यू किया है 200% बोनस। बोनस कितने परसेंट इश्यू किया है? मतलब हर एक के बदले 2, तो 2000 के बदले। अब जब तुम ईपीएस निकालोगे ईयर 2 की तो क्या करोगे तुम? 50,000 को डिवाइडेड बाई 6000 करोगे तो ईपीएस कितना आ जाएगा? 8 पॉइंट। अब स्टैंडर्ड बोलता है कि इसमें बोनस का इंपैक्ट जितना है इस बोनस के इंपैक्ट को पिछले साल में भी ले लो। तो मैंने बोला अच्छा ईयर 2 में 4000 से बोनस था तो एक काम करो ईयर 1 में भी 4000 को ऐड कर दो। जब मैंने रीस्टेट किया तो मेरी ईपीएस रिवाइज होके कितनी हो गई? 8 पॉइंट। अब यूजर देखेगा तो वो सुकून में आ जाएगा, अच्छा कंपनी ने वैसा ही परफॉर्म किया है जैसा ईयर 1 में किया। अगर तो आप पिछले साल को रीस्टेट नहीं करते तो यूजर बिदक जाता,
कि कंपनी तो बुरा परफॉर्म कर रही है। अलबत्ता जब आप पिछला साल दिखा रहे होगे तो उसके आगे क्या लिख देना, रीस्टेटेड। मानते हो या नहीं मानते? एक और एग्जांपल करते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं। लेट्स से कंपनी ने, हाथ में कैलकुलेटर ले लो, हाथ में कैलकुलेटर ले लो, कंपनी ने अर्निंग्स कमाई है ईयर 1 में 75,000 और जो नंबर ऑफ शेयर थे वो 10,000 थे। तो अगर तो बोनस ना होता तो ईपीएस कितना होता? जबरदस्त। अब ईयर 2 में 75,000 ही कमाए और कंपनी ने 25% बोनस इशू किया है, मतलब हर एक के बदले पाओ, तो 10,000 के बदले 2,500। तो अब ईयर 2 में अगर आप ईपीएस निकालो तो 75,000 को डिवाइडेड बाई 12.5 करोगे तो ईपीएस कितनी हो जाती है? 6। मगर हमें पढ़ा है कि जब भी बोनस का इम्पैक्ट हो तो आप पिछले साल को भी रीसेट करते हो, मगर मतलब बोनस को पिछले साल में भी ले लेते हो, आप अज्यूम करते हो एज इफ ये बोनस हमेशा से ही इशू था। तो पिछले साल के आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 12,500। तो अब आप पिछले साल को डिवाइड करोगे, अर्निंग्स को डिवाइड करोगे नंबर ऑफ शेयर्स से, तो वो कितनी आ जाएगी? 6। ईपीएस आ जाएगी 6। और इसके आगे क्या लिख देना? अब यूजर खुश हो जाएगा। अगर यूजर को पहले आप बोनस का इंपैक्ट ईयर 1 में ना लेते तो यूजर बोलता अरे कंपनी ने बुरा परफॉर्म किया है, मगर अब जब देखेगा तो उसे पता चल जाएगा हाँ यार कंपनी ने सेम ही परफॉर्म करा है। क्यों? क्योंकि आपने बोनस के इम्पैक्ट को नलिफाई कर दिया। आपने जो बोनस का इम्पैक्ट इस साल लेना था वो आपने पिछले साल भी ले लिया। सर नहीं समझ में आया, एक और एग्जांपल कर लेते हैं, फिर सवाल करते हैं, कोई टेंशन नहीं है, फिर सवाल भी करेंगे। लेट्स से कंपनी ने ईयर 1 में अर्निंग्स कमाई 1 लाख और नंबर ऑफ शेयर्स थे 7,000। तो ईपीएस कितना था ईयर 1 का? 14.2। अब ईयर 2 में कंपनी ने 75% बोनस इशू किया, तो मतलब 7,000 के बदले कितना? 7,000 का 75% लो कितना आ रहा है? 5,250। तो ईयर 2 की जब ईपीएस निकाली तो वो 8.16 हो गई, मगर आपको पता है बोनस का इम्पैक्ट है तो इस बोनस को पिछले साल में भी लो। सर आपका एक सवाल कि सर हमने पिछले साल की जो फाइनेंशियल बनाई है क्या उसको जाके चेंज करेंगे? नहीं 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 भाई, आप पिछले साल की फाइनेंशियल जिस साल दिखाओगे ना सिर्फ उसमें दिखा देना। और रीस्टेटेड क्यों लिखोगे? क्योंकि अगर किसी बंदे के पास पुरानी फाइनेंशियल होंगी तो वो इसको कंपेयर करेगा और इसको कंपेयर करेगा तो वो बोलेगा कंपनी पागल हो गई है। तो जब आप रीस्टेटेड लिखोगे तो वो सुकून में आ जाएगा, अच्छा रीस्टेटेड का मतलब ये है कि कंपनी ने कुछ चेंज किया है। रीस्टेटेड लिखने के फवाइद। तो जब आपने बोनस का इम्पैक्ट ऊपर भी लिया तो तुम देख सकते हो कि ऊपर वाला भी 8.16 हो गया। आई होप आपको क्लियर है। तो सर हमने बात कर ली बोनस के हवाले से कि बोनस रिटेन अर्निंग से दिया जाता है और बोनस का ईपीएस में आप क्या करोगे? आप ऐसे अज्यूम करोगे एज इफ बोनस हमेशा से ही इशू है, मतलब आप पिछले साल को भी रीस्टेट कर दोगे जितने से बोनस इशू किया है। अब इसी सोच के साथ एक सवाल दे रहा हूं मैं, चाहूंगा सवाल करना है, पूछो। तलहा का बहुत अच्छा सवाल। या टू कैंड कभी भी दे दो, याद रखो बोनस टाइम फैक्टर की वजह से एडजस्ट नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत सोने की बात तलाने की है कि सर बोनस को जो है टाइम बेसिस पे प्रोरेट करोगे, नहीं। अल हराम, आगे मंजन भी लिखा हुआ है, बोनस टाइम बेसिस पे प्रोरेट नहीं होते। क्यों? क्योंकि आपका तो मकसद ही उसके इम्पैक्ट को नलिफाई करना होता है, तो टाइम बेस पे प्रोरेट करके क्या उखाड़ोगे? तो लिख लो मंजन भाई मारफानी, लिख लो जैसे नॉर्मल शेयर्स को आप टाइम बेसिस पे प्रोरेट करते हो, बोनस को प्रोरेट करने की जरूरत नहीं है। बोनस को प्रोरेट करने की जरूरत नहीं है। मंजन भाई मारफानी लिख लो जल्दी से, मंजन भाई मारफानी लिख लो जल्दी से, मंजन भाई मारफानी लिख लो जल्दी से, जल्दी से। जो ये कर ले वो फिर नोबिटा करे, जो ये कर ले वो फिर नोबिटा करे। जल्दी से कर लो, आज हमें बहुत पढ़ना है, आज हम लोगों को बहुत ज्यादा पढ़ना है, ताकि जो बच्चे नहीं आए उनको एहसास हो। हाँ हाँ, और
कंपनी को ये भी फायदा होता है कि बाज़ औक़ात देखो कंपनी के पास कैश फ्लोज का इशू होता है, मगर जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भी चुप करवाना होता है। तो कंपनी को कैश दिए बगैर अगर कंपनी डिविडेंड दे रही है और शेयर होल्डर चुप हो रहा है तो वाई नॉट। कंपनी क्या बोलेगी, भाई अभी पैसा नहीं है, ये ले शेयर्स इशू कर दिए तेरे को, मार्केट में जाके बेच दे, कैपिटल गेन कमा ले। हाँ, कॉपी कर लिया मंजन भाई मारफानी। ऑनलाइन वाले बच्चों, कोई सवाल, कोई कीड़े, कोई फतूर, कोई परेशानी, कोई पशेमानी, कोई पसूड़ी, मुझसे बात करो। ये तुम लोगों के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है, आगे बढ़ते हैं। सर सॉल्व करेंगे, नोबिटा सॉल्व करेंगे, शाबाश। नोबिटा सॉल्व करेंगे, नोबिटा सॉल्व करेंगे जल्दी से, नोबिटा सॉल्व करेंगे जल्दी से। नोबिटा सॉल्व करेंगे, हैंडआउट में ऑलरेडी है, नोबिटा सॉल्व करेंगे। क्या पड़ता है? सर मैं करवा देता हूँ,
तो बेटा नहीं, रिसर्च सबसे पहले रिक्वायरमेंट है बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करनी है 2015 की, फिर हमें बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करनी है 2016 की अलोंग विद कंपैरेटिव्स। 2016 की हम डायरेक्ट कंपैरेटिव निकाल लेते हैं, सही है, 16 और 15 की। Nobita and company, a listed company, has financial year ending 31 दिसंबर, ईयर एंड है 31 दिसंबर। 1 जनवरी को 10,000 शेयर से 1 मार्च को हमने बोनस इशू किए हैं, हर 2 के बदले 1, मतलब कितने परसेंट, माशाल्लाह। टोटल अर्निंग 2016 की है 70, 2015 की है 70। मानते हो या नहीं मानते? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें ये तो पता है ना कि जिसके ऊपर रेट लगता है वो हमेशा 100% होता है, जो बेस होती है वो हमेशा 100% होता है। मैं बोलता हूँ किसी चीज का 10%, तो वो जो कोई चीज होगी वो क्या होगी, 100%। अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास एक शेयर है, मुझे 50% और मिल रहे हैं, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ मुझे 0.5 मिल रहे हैं? तो आफ्टर बोनस ये 1.5 हो जाएंगे। मेरे पास 10,000 शेयर्स हैं, मैं बोलता हूँ 25% शेयर्स इशू हो रहे हैं, तो अगर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय 1.25 कर दूं तो मेरे पास आफ्टर बोनस का इम्पैक्ट आ जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास 10,000 शेयर्स थे, 50% इशू है, तो मैं अगर 10,000 को मल्टीप्लाई बाय 1.5 कर दूं तो डायरेक्ट आफ्टर बोनस आ जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास 10,000 शेयर्स थे, मैंने 100% बोनस इशू किए, तो अगर वो 10,001 को 100% को शो कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाई, अगर आफ्टर बोनस इम्पैक्ट निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूं तो 20,000 आ जाएगा। नहीं मानते? मैं बोलता हूँ मेरे पास 10,000 शेयर्स हैं, मैंने 10% इशू किए, तो या तो 10,000 पे 10% लगाओ, फिर अलग अलग दोनों को प्लस करो, या फिर 10,000 को मल्टीप्लाई बाई 1.1 कर दो। सर मैं बोलता हूँ 10,000 शेयर से 20% इशू किए, तो 10,000 पे 20% लगाओ तो 2,000 आएगा। 10,000 पे 20% कितना होता है, 2,000, दोनों को प्लस कर दो अलग से, या फिर 10,000 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय 1.2 कर दो, तो आफ्टर बोनस का इम्पैक्ट आ जाता है। मानते हो या नहीं मानते? तो सर इसी सोच के साथ, इसी सोच के साथ, इसी सोच के साथ अब ये सवाल करते हैं हम। नोबिटा सर 2016 70,000, 2015 का भी 70,000। नंबर ऑफ शेयर्स के लिए हमने वर्किंग कर ली है, नंबर ऑफ शेयर्स के लिए हमने वर्किंग कर ली। सर ओपनिंग शेयर से 10,000, 2015 के भी 10,000। बोनस इशू किया आपने 50%, तो 10,000 का 50% कितना होता है, 5,000, और ये 5,000 आपने 2015 में भी ऐड कर दिए। अभी तो आप लोगों को, चूंकि आप लोग नन्हे काके हो दिमागी तौर पे, तो इस तरीके से करवाया है। अब इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय बोनस फैक्टर कर देंगे। मुझे अगर ये डायरेक्ट निकालना होता तो मैं क्या करता, 10,000 को मल्टीप्लाई बाय 1.5 कर देता, तो 15,000 आ जाता। तो 15,000 को मैंने दोनों ऊपर लिख दिया, तो 4.67 4.67 आ गया, और 2015 के आगे क्या लिख दिया, रीस्टेटेड। नुमान क्लियर है? नुमान क्या हुआ कुछ नहीं, बोनस के अंदर वेटेड एवरेज नहीं करेंगे, मंजन लिखा हुआ है ना, मंजन तुमने कॉपी नहीं किया शायद। बोनस शेयर्स आर नॉट प्रोरेटेड ऑन टाइम बेसिस, वजह क्योंकि बोनस का इम्पैक्ट तो हमें नलीफाई करना है। हम तो ये अज्यूम करते हैं कि ऐसे ही हमेशा से प्रोरेट करने की जरूरत ही नहीं है। कॉपी कर लिया, तस्वीर लेके ग्रुप पे डालो। तो EPS has nothing to do with assets. EPS is about earning divided by number of shares. वो तो तेरी ऑर्गेनिक ग्रोथ थी ना, तूने उसी, कोई आउटसाइड से तो पैसा नहीं आया ना। देखो फाइनेंसिंग का मतलब ये बाहर से पैसा आना, कंपनी में, बिजनेस में बाहर से पैसा आया। वो तो अगर मगर तो बहुत सारी बात है। मुझे ये बताओ एज ऑफ नाउ बाहर से पैसा आया? नहीं। तो मतलब है कंपनी की खुद की इंटरनली उसने जो भी किया वो किया ना। बिल्कुल बिल्कुल। वापिस से बिजनेस में लगा दिया। एसेट में चला जाएगा ना, रिटेन अर्निंग से निकल के कैपिटल में चला गया ना, एसेट उतना ही रहे। अरे भाई 100 रुपए की चीज है, मैंने बोला ये 100 रुपए रिटेन अर्निंग को शो कर रहा है, मैंने बोला रिटेन अर्निंग तुम कम हो जाओ, शेयर कैपिटल तुम बढ़ जाओ, कैपिटल में चला गया, एसेट उतना ही रहा। तस्वीर ले ली। चलो भाई अब एक और सवाल दे रहा हूँ, जल्दी से अटेम्प्ट करो।
आज हमें बहुत बड़ा होना है। रऊफ करो रऊफ को, शाबाश। सॉल्व करेंगे रऊफ को, जो रऊफ कर ले वो बशर करे। अच्छा इसके सॉल्यूशन ही नहीं है, चलो शाबाश। जो रऊफ कर ले वो बशर नहीं, रऊफ करो रऊफ के बाद बशर करो, शाबाश। रऊफ करो रऊफ के बाद बशर करो। ये हैंडआउट ऑलरेडी शेयर्ड है, शाबाश। जल्दी जल्दी करेंगे, ईपीएस निकाल के दो, शाबाश। आज हमें बहुत बड़ा होना है। आज तुम लोगों को मैं राइट शेयर्स यानी ईपीएस के अंदर जो 50% वेटेज है वो राइट शेयर्स की है। आज तुम्हें ऐसी चीज पढ़ा दूंगा जो नहीं आए वो तरसेंगे। ईपीएस में है ही उसी की चीज। हाँ ठीक, जरा हैंडआउट दे दे तो बच्चे को। भाई ऑनलाइन वाले बच्चों कोई सवाल? हो गया, सॉल्व हो गया या मैं करवाऊं? करो करो, शाबाश करो।
आओ स्टार्ट करते हैं। Rauf and Company, a listed company, has a financial year ending 31 दिसंबर 2000। अच्छा सही है, ईयर एंड जो है वो 31 दिसंबर है। 1 जनवरी 2016 को हमारे पास शेयर्स थे 10,000। 1 मार्च को रऊफ ने बोनस इशू किए हैं हर 2 के बदले 1, मतलब 50%। और 1 अक्टूबर को, ये अली नहीं है, ये रऊफ ही है, ये गलती हो गई है, ये रऊफ ही है। रऊफ ने बोनस इशू किए हैं हर 5 के बदले 2, यानी अगर मुझे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकालना हो तो क्या होगा 0.4। सही है, तो सर आओ इसको सॉल्व कर लेते हैं, मेरे साथ रहेंगे, मेरे साथ रहेंगे। रऊफ है बशर है, ये रऊफ था बशर था। साल कौन कौन सा है, 2016 और 2015। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, हाउ कम इज इट पॉसिबल? अब हो रही है शेयर, सही, अब शेयर हो रही है। अच्छा 2015 के आगे रीस्टेटेड लिख दिया, सही है। अच्छा 2016 की अर्निंग्स कितनी है, 50 और 50, ऐसा ही है, 50,000। तुम्हें क्या निकालना है, वर्किंग वन वेरिड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं, सही है, ऐसा ही है। अच्छा सर जल्दी से बताओ। BF1 का मतलब है बोनस फैक्टर 1, सही है। BF2 का मतलब है बोनस फैक्टर 2। अच्छा सर कब से हम लोगों के पास 10,000 शेयर्स हैं, 1 जनवरी से। कितने नंबर ऑफ शेयर्स, 10,000, पूरे साल के लिए 12/12। बताओ जो पहला बोनस हम लोगों ने जो है इशू किया था वो हर 2 के बदले 1 था, 50%। तो अगर मुझे आफ्टर बोनस इम्पैक्ट चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1.5 कर दूं। अच्छा अब आपको पता है दूसरा बोनस जो किया है उसके लिए क्या पहले वाले इंटाइटल्ड होंगे? यस बिल्कुल होंगे, बिल्कुल भाई। याद रखो जो शेयर होल्डर्स बोनस अनाउंसमेंट के वक्त मौजूद होते हैं दे आर इंटाइटल्ड फॉर बोनस इशू। फॉर एग्जाम्पल आपने शेयर्स इशू किए हैं, फिर बोनस इशू किया है, फिर दोबारा बोनस इशू किया है, तो जो दूसरी दफा बोनस इशू किया है वो पहले वाले और बोनस दोनों को मिलेगा। आसान समझन सर, अगर आपने शेयर्स इशू किए हैं या बोनस इशू किया है तो उसके लिए इंटाइटल कौन से शेयर होल्डर्स होंगे? जो उस दिन मौजूद होंगे, सब के सब वुड बी इंटाइटल फॉर बोनस। तो मुझे बताओ तुमने क्या किया, 2/5 किया, तो आफ्टर बोनस क्या हो जाएगा 1.4। ये 1.4 से ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, सही है ना। तो मुझे बेंच बताओ कितना आ रहा है, 10,000 इंटू 12/12 इंटू 1.5 इंटू 1.4, 21,000। अगर बोलो तो इसको तोड़ तोड़ के भी बता देता हूँ, या मैंने जो किया इसको तोड़ के ऐसे कर सकते हो, 10,000 का 50% लो तो कितना हो जाएगा 5, सही है। तो टोटल 15,000 हो गए। अब 15,000 के ऊपर 40% लगाओ तो कितना होता है 6,000, तो 15 और 6 21, या तो इस तरीके से कर लो। अच्छा सर चूंकि फर्दर इशू कोई भी नहीं है तो इधर भी 21 आ जाएगा, इधर भी 21,000 आ जाएगा।
बताओ कितना आ रहा है 2016? 2 पॉइंट, और ये 2 पॉइंट। मानते हो या नहीं मानते? मानते हो या नहीं मानते? कोई सवाल? ऑनलाइन वाले बच्चों कोई सवाल? ऑनलाइन वाले बच्चों कोई सवाल? आगे बढ़े, चलो जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे। बशर कर लिया? बशर भी कर लिया? बशर करवाने की जरूरत तो नहीं है? बशर करवा दो? बशर में करवा देता हूँ सर। हमें बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करनी है। बशर एंड कंपनी अ लिस्टेड कंपनी हैज अ फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 जनवरी। ईयर एंड है 31 जनवरी। 1 फरवरी को हमारे पास साल के शुरू में शेयर्स थे 158,990। फिर 1 अप्रैल को बोनस इशू किए हर 19 के बदले 7, तो 7 डिवाइडेड बाई 19 कर लेना। फिर 1 सितंबर को इशू किए 19,450। अच्छा, ये फुल मार्केट प्राइस पे ये बोनस नहीं है। 2016 की अर्निंग्स दी हुई है, 2015 की अर्निंग्स दी हुई है। आओ सर, कौन है ये? बशर है? इधर करवा दो। दो साल कौन कौन से? अर्निंग्स कितनी है 2016 की बताओ? और इसकी? अच्छा, अब नंबर ऑफ शेयर्स हमें कैलकुलेट करने, इसके लिए मैं इधर वर्किंग कर लेता हूँ। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स 2016। बीएफ का मतलब है बोनस फैक्टर। सर अच्छा, मेरा साल जो खत्म हो रहा है वो 31 जनवरी को हो रहा है, मतलब 1 फरवरी को मेरे पास कितने शेयर्स थे? 158,990। इसके ऊपर टाइमिंग क्या लगाऊंगा? पूरे 12 महीनों के लिए थे। अच्छा, बोनस इशू हुआ है हर 19 के बदले 7। रेशो निकालो कितना आ रहा है? 0.36। तो इसको 1.36 कह दो। डायरेक्ट आफ्टर बोनस 1.36। बताओ कितना आ रहा है? 2,17,565। फिर क्या किया है हमने? फिर आपने 1 सितंबर को शेयर इशू किए हैं। कितने? 19,000। कितने? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। माशाल्लाह। 5/12 क्यों लिया सर आपने? ईयर एंड जनवरी है। पीएफ इसके ऊपर फैक्टर लगेगा? नो। ये सॉरी, 217565 राउंड ऑफ किया हुआ है। बोनस फैक्टर नहीं, बताओ कितना आ रहा है? 8,104। टोटल करो। 225,669। अच्छा सर मुझे बताओ, ये जो तुम्हारे ओपनिंग है, क्या इसको मैं 2015 में लिख सकता हूँ? यस सर, क्योंकि 2015 में यही रहे होंगे 158 और बोनस का इम्पैक्ट आया होगा। ना ना, 2016 है मेरी जान। ईयर एंड क्या? 31 जनवरी 2016। स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 फरवरी 2015। 2015 का मतलब क्या है? 1 फरवरी 2014 से 31 जनवरी 2015। 1 फरवरी के बाद मिला है, देखना। 1 अप्रैल को मिला। सही है बच्चा, तो 2016 लगी है ना?
बताओ ईपीएस कितना आ रहा है और इसका 25.1। मानते हो या नहीं मानते? मानते हो? खुश हो? बोनस पे जीते हो गए? आओ एक और वापस वापस बता दो। देखो मेरी जान, साल के शुरू में 158,990 थे पूरे 12 महीनों के लिए। बोनस फैक्टर कितना है? हर 19 के बदले 7, तो 19 डिवाइड 7 डिवाइडेड बाई 19 कर दिया प्लस 1, तो आ गया 1.36। सही है। फिर तुमने 1 सितंबर को 19,450 शेयर इशू किए हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीने। सही है ना? 5/12। कोई बोनस इसको मिलेगा नहीं, इसको नहीं मिलेगा, ये तो नॉर्मल शेयर्स है। तो सर आपके पास टोटल 2016 के जो शेयर्स हैं वो 2,25,000 आ गए वेटेड एवरेज, वो आपने ऊपर ईपीएस में लिख दिया। इसी तरीके से 2015 के आपके पास कितने थे? 158,990। इसके ऊपर बोनस का फैक्टर लो तो वही आ जाता है 217। तो मैंने उठा के वही ओपनिंग लिख दिया। सही है? क्लियर है? क्या सोच रहा है? 217,565। कोई मसला नहीं, हाथ में कैलकुलेटर ले, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मुझे बता 2015 के नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? लिख लिख लिख। और आपको पता है पिछला साल बोनस की वजह से एडजस्ट होता है। हाँ, पिछले साल को आप बोनस जो भी इस साल इशू करते हो उसका इम्पैक्ट पिछले साल में भी लेते हैं ना। तो बता बोनस का इम्पैक्ट कितना था, मल्टीप्लाई कर। माशाल्लाह। अबे यार 50, 100 रुपए का, 500 का है, वो राउंडिंग की वजह से। सही है? सही है, वो राउंडिंग की वजह से बच्चों ने एक्यूरेट लिया। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर है? एक सवाल। हाँ कर दे। ये वाला सॉल्व करोगे क्वेश्चन एचएम? ये सॉल्व करोगे एचएम? नो डाउट ये वाकई फाड़ू सवाल है। करो तो मानो, ये सॉल्व करो तो मानो, ये वाला सवाल सॉल्व करो तो मानो। ये वाला सॉल्व करो तो मानो।
ऑनलाइन वाले बच्चों को कोई सवाल, कोई कीड़े, मुझसे पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चन प्लीज, एनी क्वेश्चन, मैं करवा दूं। सर HM earned a profit as follows for the year ended 2001 and 2002। 2002 का जो प्रॉफिट है वो 6 मिलियन है, 2001 का जो है वो 10 मिलियन है। डिटेल्स ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स in issue are as follows. Shares in issue during 2001 were 1 million shares at ₹10 each। बता रहा है कि 2001 में जो है वो 1 मिलियन शेयर्स इन इशू थे। 2002 में जो है ये शेयर्स इशू किए हैं। 15 जनवरी को बोनस इशू किया है, 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड, हर 2 के बदले 1। फिर 1 फेब को फर्दर इशू किया है फुल मार्केट प्राइस पे 20,000 शेयर्स, मतलब ये नॉर्मल इशू है। फिर 1 मार्च को बोनस इशू किया है, हर 3 के बदले 1, मतलब 33%। ये किसको मिलेगा? ये 15 जनवरी वाले को भी मिलेगा, 1 जनवरी वाले को भी मिलेगा, 1 फेब वाले को भी मिलेगा। फिर 1 अप्रैल को वापस इशू किया है 50,000 शेयर्स। फिर 1 जून को बोनस इशू किया है, हर 1 के बदले 2, मतलब 200%। ये 1 अप्रैल वाले को भी मिलेगा, 1 मार्च को भी मिलेगा, 1 फरवरी वाले को भी मिलेगा और 15 जनवरी वाले को भी मिलेगा और 1 जनवरी वाले को भी मिलेगा। फिर 1 नवंबर को इशू किए हैं, हर 1 के बदले 3, 300%। ये बाकी सारे के सारे ऊपर वालों को मिलेगा। फिर 1 दिसंबर को फर्दर इशू किया है 70,000 शेयर्स। हमें 2002 और 2001 का हमें ईपीएस कैलकुलेट करना है। तो ये मैंने मंजन भाई मारफानी लिखवाया है, ये तुम लोगों ने पहले ही लिख लिया था। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जितने भी होते हैं, बोनस इशू उन सबको मिलता है। ये इसका सॉल्यूशन है, एक छोटा सा क्यूट सा सॉल्यूशन। सर भाई सबसे पहले 2002 2001 की मैंने अर्निंग्स लिख दी, फिर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स हमने लिख दिया। सबसे पहले 1 जनवरी की बात करते हैं। मेरे पास 1 मिलियन शेयर्स थे, टाइमिंग थी 12/12। साल के शुरू में 1 मिलियन शेयर्स है ना, टाइमिंग थी 12/12। अच्छा, फिर अगर आप देखो तो आपने 15 जनवरी को 50%, हर 2 के बदले 1, तो आप देखो मैंने 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया 1 जनवरी वाले को। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर 1 फरवरी को हमने वापस 20,000 शेयर्स इशू किए हैं, तो तुम देख सकते हो मैंने 20,000 के ऊपर टाइमिंग लगाई है 11/12। सही है, 11/12। फिर क्या हुआ? फिर 1 मार्च को हर 3 के बदले 1, तो ये किस किस को मिलेंगे? ये 1 जनवरी वाले को भी मिलेंगे और 1 फरवरी वाले को भी मिलेंगे और उनके ऊपर जो बोनस है। तो तुम देख सकते हो मैंने 1 जनवरी के आगे भी मल्टीप्लाई बाय 1.33 कर दिया है और 1 फरवरी के आगे भी मल्टीप्लाई बाय 1.33 कर दिया है। मानते हो या नहीं मानते? हाँ बोलो ना। फिर 1 अप्रैल को मैंने फर्दर इशू किया है 50,000, तो तुम देख सकते हो 1 अप्रैल को मैंने 50,000 इंटू 9/12 कर दिया। फिर 1 जून और 1 नवंबर को बोनस इशू किया है। 1 जून को हर 1 के बदले 2 मल्टीप्लाई बाई, हर 1 के बदले 2 का मतलब क्या? मल्टीप्लाई बाई 3। हर 1 के बदले 2, तो आफ्टर बोनस क्या हो जाएगा? 3। अरे भाई हर 1 के बदले 2, तो आफ्टर बोनस क्या हो जाएगा? 3। और 1 नवंबर को हर 1 के बदले 3, तो आफ्टर बोनस क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाई 4। तो तुम देखो ये 1 जनवरी वाले को भी मैंने मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 4 किया है। 1 फरवरी वाले को भी मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 4 किया है। 1 अप्रैल को वाले को भी मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 4 किया है। सही है। और फिर 1 दिसंबर को हमने 70,000 शेयर इशू किए हैं। ये नॉर्मल शेयर है 1/12। जब मल्टीप्लाई किया सबको और सबको टोटल किया तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 2.474 मिलियन। अब 2001 का सर कौन क्या होगा? तुम चाहो तो ओपनिंग ही उठा लो, अगर कुछ मेरे और मोदी जैसे मासूम होते हैं वो बोलते हैं नहीं सर करके दिखाएं, तो देखो मैंने कर लिया। 2001 में जो है 1 मिलियन थे, मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ शेयर्स करता गया, बोनस जितने भी बोनस इशू किए हैं बोनस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। 1.5, 1.33, 3 और 4, तो ये वही आ रहा है जो ओपनिंग था, इनको ऊपर घुसेड़ दिया। 0.418, कोई गलती की होगी तुमने। ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर है? तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल दो।
ऑनलाइन वाले बच्चों अपने अपने ग्रुप पे तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल दो। क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर है? मैसेज करके जल्दी से बताओ। नहीं ना, वो तो ऑलरेडी पिछले साल जा चुका ना, फैक्टर से मल्टीप्लाई तो कर रहा हूँ। कैसे? कौन सा वाला? वापस बोल, क्या बोल रहे हैं? नीचे फैक्टर दिया हुआ है। 20,000 पिछले साल थे ही नहीं। 20,000 पिछले साल थे ही नहीं, उसके ऊपर बोनस कैसे बनेगा? ये सही है ना? तो सर आई होप आप लोगों को क्लियर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा एरिया हम लोगों का आज बोनस वाला क्लियर हुआ है। उदय अच्छा यार, मेरे ख्याल से जो है हम लोग कंक्लूड करते हैं। जैसा कि तुम लोग सबने बोला, तुम लोगों की ख्वाहिश थी कि सर अब ईद के बाद जो है वो क्लासेस हों, तो आई एम श्योर ईद के बाद तुम लोग एक नए अज़म से आओगे और पुरजोश होकर आओगे, क्योंकि हमें टाइमली कोर्स खत्म करना है। तो बड़े दिन बड़ी रातें, खुसूसी दुआओं की दरख्वास्त तुम लोगों से एडवांस में मेरी तरफ से तुम सबको और तुम्हारी फैमिलीज को ईद मुबारक। थैंक यू। चलो भाई ऑनलाइन वाले बच्चों, अल्लाह हाफिज़।